कैसे किया जाता है हेयर ट्रांसप्लांट। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके सर पर बाल नहीं होते हैं, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट करवाकर दोबारा से बालों को ग्रो करवा लेते हैं। अब ये हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, आज आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। दोस्तों, अगर आपके सिर में आपके बाल सुरक्षित हैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझिए, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जहां हेरिडिटी के कारण उम्र से पहले ही उनके बाल झड़ जाते हैं। यानी आपके दादा या पिता अगर गंजे हैं तो आपके सिर में भी ज्यादा बाल नहीं उगेंगे और उनका यह गंजापन आप में भी आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी बाल झड़ने के बहुत से कारण हैं, जैसे पोल्यूशन, स्ट्रेस और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का अधिक इस्तेमाल भी बालों का झड़ने का कारण होता है। और जब एक बार बालों ने झड़ना शुरू कर दिया तो आप चाहें जितने भी नुस्खे क्यों ना आजमा लें, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए लोग हेयर ट्रांसप्लांट जैसी मेडिकल ट्रीटमेंट की मदद लेकर अपने बालों को सुरक्षित करना चाहते हैं। आज के समय में सेलिब्रिटी वगैरह हर कोई इसी हेयर ट्रांसप्लांट की मदद से अपने सिर में बाल उगाए रखने में कामयाब हो रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कैसे होता है और इसके क्या क्या परिणाम होते हैं। आपको बता दें कि आज से कई सालों पहले हेयर ट्रांसप्लांट काफी महंगा हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ी और हेयर ट्रांसप्लांट करने वाली टेक्निक में इजाफा हुआ, वैसे वैसे इसके दाम में भी कटौती देखने को मिली, जिसकी वजह से आज के समय में एक आम आदमी भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाकर अपने उजड़े हुए चमन को हरा भरा कर सकता है। पर आपको बता दें, हेयर ट्रांसप्लांट करने के दो मेथड होते हैं, पहले FUT और दूसरा FUE। अगर हम पहले मेथड यानी FUT की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। दोस्तों, इसे स्ट्रिप मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में आपके सिर के पीछे के बालों की एक स्ट्रिप चमड़ी के साथ निकाली जाती है और इस एरिया को डोनर एरिया कहा जाता है। दोस्तों, इस पूरे काम को करने से पहले ये जो डोनर एरिया होता है, इसे एनेस्थेसिया की मदद से सुन्न कर दिया जाता है। अब दोस्तों, डोनर एरिया से स्ट्रिप निकालने के बाद इस स्ट्रिप से बालों के ग्राफ्ट्स को अलग अलग कर लिया जाता है और जिस जगह पर बालों को उगाया जाना है उस जगह को एनेस्थेसिया की मदद से सुन्न कर दिया जाता है। अब जैसे कि मान लिया जाए आपको 3000 ग्राफ्ट्स की जरूरत है, तो सर्जन आपके पीछे वाले हिस्से से यानी कि डोनर एरिया से 3000 ग्राफ्ट्स निकाल लेगा और फिर इन्हें सर के आगे वाले हिस्से में जहां पर इसकी जरूरत है वहां एक एक करके लगा देगा। अब इसके बाद क्या होता है, इस चीज को जानने से पहले हम दूसरे मेथड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम दूसरे मेथड यानी FUE की बात करें तो FUE का मतलब होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। दोस्तों, इस मेथड में भी सिर के पीछे वाले भाग से बालों के ग्राफ्ट्स निकाले जाने हैं, लेकिन इसे निकालने का तरीका FUT मेथड से काफी अलग होता है, क्योंकि इसमें पूरे स्ट्रिप निकालने के बजाय केवल ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उन ग्राफ्ट्स को सिर के आगे वाले हिस्से में लगा दिया जाता है, क्योंकि वही एक हिस्सा होता है जहां के बाल झड़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे, ये दोनों ही मेथड लगभग एक जैसे होते हैं, बस बात सिर्फ इतनी है कि इसमें ग्राफ्ट्स के एक्सट्रैक्शन के मेथड अलग अलग होते हैं। लेकिन जब आगे वाले हिस्से को बालों से अच्छी तरह भर दिया जाता है तो डोनर एरिया यानी कि जहां से बाल निकाले गए हैं उसकी अच्छी तरह से ड्रेसिंग कर दी जाती है और यहीं पर हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस खत्म हो जाता है। दोस्तों, यूं तो अधिकतर इस हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसेस को 1 या 2 सिटिंग में पूरा कर दिया जाता है। हालांकि ये सर्जन की स्पीड और लगाए जाने वाले ग्राफ्ट्स की संख्या पर डिपेंड करता है। और जब ये हेयर ट्रांसप्लांट पूरा हो जाता है तो ट्रांसप्लांट करवाने वाले व्यक्ति को दवाइयां और डोनर एरिया के जख्मों को साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक्स दे दिए जाते हैं, जिसके बाद वो खुशी खुशी अपने घर जा सकता है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो जख्म भी काफी गहरे हुए होंगे। हालांकि इन जख्मों को पूरी तरह से ठीक होने में 10 दिनों से ज्यादा का समय लग सकता है और तब तक सिर को पानी से धोने के लिए पूरी तरह से मना किया जाता है। पर सबसे ज्यादा तकलीफ डोनर एरिया में होती है, इसलिए जब तक डोनर एरिया के जख्म ठीक तरह से सही नहीं हो पाते तब तक एंटीसेप्टिक से उसकी सफाई करनी पड़ती है। साथ ही स्कैल्प में नमी बनाए रखने के लिए एक स्प्रे दिया जाता है, जिसे दिन में कम से कम 3 बार सिर पर 8 से 10 दिनों तक स्प्रे करना पड़ता है। और दोस्तों, फिर 8 या 10 दिन बाद जब डॉक्टर इजाजत दे देते हैं तो सिर को हल्के हाथों से बेबी शैम्पू से धोना होता है। हमने बेबी शैम्पू इसलिए बोला क्योंकि इसमें केमिकल्स कम होते हैं और जितने कम केमिकल से बालों को धोया जाएगा उतना ही फायदेमंद रहता है। दोस्तों, करीब 10 दिनों बाद जब धुलाई कर दी जाती है तो सिर पूरी तरह से साफ हो जाता है। उसमें लगे छोटे छोटे बालों से भरा भरा लगता है। पर इस बात को भी आप समझ लीजिए कि जो बाल सर्जरी से सिर पर लगाए होते हैं वो धीरे धीरे 2 महीने बाद झड़ जाते हैं और सिर बिल्कुल पहले जैसा गंजा हो जाता है और इस टाइम को शेडिंग फेज कहते हैं। दोस्तों, जब ये शेडिंग फेज पूरा हो जाता है तो उसी जगह पर बाल उगना स्टार्ट होगा, वो बिल्कुल नेचुरल बाल होंगे।
कई सारे लोग इस डाउट में भी होते हैं, क्या ट्रांसप्लांट किए गए बालों को कटवाया जा सकता है? क्या कटवाने के बाद वो दोबारा से उठेंगे? तो दोस्तों, हम पहले ही बता चुके हैं कि जिन बालों को सर्जरी की मदद से लगाया जाता है वो 2 से 3 महीने में झड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो नए बाल निकलते हैं वो आपके बिल्कुल नेचुरल बाल होते हैं, जिन्हें आप कटवा सकते हैं और वो दोबारा से उग जाएंगे। इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो दवाइयां दी जाती है उसे समय समय पर लेना होता है और वहाँ पर कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी होती। और अंत में हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, कम पैसों के लालच में आकर हेयर ट्रांसप्लांट मत करवाइएगा, बल्कि सर्जन और उसके एक्सपीरियंस को पूरी तरह से चेक कर लीजिएगा और जब सब कुछ सही हो तब आप। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही है, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।